मेरा नाम अनामिका है। मेरा ताल्लुक रांची शहर से है, जहाँ मैं एक छोटे से घर में मम्मी और 2 बहन भाइयों के साथ रहती थी। मेरा भाई अनिल मुझसे 5 साल बड़ा था, जबकि निशा मुझसे 2 साल बड़ी थी। पापा मेरे एक हादसे में चल बसे थे। मेरा भाई उस वक्त कॉलेज में पढ़ता था और हम दोनों बहनें स्कूल जाती थी। जब पापा काम से वापसी पर एक हादसे में हम सबको बेसहारा छोड़कर चले गए थे। पापा एक फैक्ट्री में नौकरी करने के साथ साथ इलेक्ट्रीशियन का काम भी करते थे। उन्होंने घर की बैठक में लोगों की कुछ बिजली से चलने वाली मशीनें रखी थी, जिनको वो फ्री वक्त में ठीक करके इतने पैसे तो बना ही लेते थे कि महीने का राशन आसानी से आ जाता था। जब अनिल की स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई तो पापा ने अनिल को भी अपने साथ काम पर लगा लिया और उसको भी छोटी मोटी मशीनें ठीक करने के लिए थमा दिया करते। मेरा भाई भी बहुत तेज था, वह हर काम बहुत जल्दी सीख जाता था। इसलिए कॉलेज का काम खत्म करने के बाद वह और पापा दोनों बैठक में ही काम में लगे रहते थे। जब पापा का मृत्यु हुआ तो तब तक वो अनिल को भी इतना काम तो सिखाए गए थे कि उनके जाने के बाद भी अनिल बैठक में मौजूद मशीनें ठीक कर सकता था। लेकिन फैक्ट्री से आने वाली तनख्वाह खत्म हो गई थी तो घर का गुजारा भी मुश्किल ही होने लगा था। तब अनिल ने एक ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था और मम्मी ने भी घर ही एक सिलाई मशीन पर औरतों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए थी। पापा की कमी तो पूरी नहीं हो सकती थी, लेकिन घर का गुजारा तो पूरा होने ही लगा था, क्योंकि आए रोज तो महंगाई आसमान को छू रही थी। इसलिए मम्मी और अनिल दोनों का कमाना भी जरूरी था। इसलिए अनिल ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ पापा का इलेक्ट्रीशियन का काम भी संभाल लिया था और वहाँ वो ट्यूशन पढ़ाता था। वहाँ से भी उसको अच्छी रकम मिल जाती थी। भाई बेशक इकलौता था, लेकिन इसके बावजूद भी हम दोनों बहनें अपने मम्मी पापा की ज्यादा लाडली थी। उन्होंने हमेशा से हमारा हर शौक और हर ख्वाहिश पूरी की थी। पापा तो चले गए थे, लेकिन पापा के जाने के बाद अनिल ने भी हमारी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। जैसे ही महीना खत्म होता, वह हम दोनों बहनों के लिए जरूर कुछ न कुछ लेकर आता और मम्मी भी इस बात से बहुत खुश थी कि अनिल हम दोनों बहनों का बहुत ध्यान रखता था। उसको जितनी तनख्वाह मिलती थी, उस तनख्वाह का आधा हिस्सा तो वो हम दोनों बहनों की फरमाइश पूरी करने पर लगा देता था। एक तरह से पापा के जाने की कमी को अनिल ने पूरा कर ही दिया था। वह हम दोनों बहनों का बहुत ख्याल रखता और हम उसे जो चीज मांगते वो पलक झपकते ही हमें ला देता। हालांकि हम जानते भी थे कि हमारे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि हम अपने भाई से बेवजह फरमाइशें पूरी करवाते, मगर जब हमें मम्मी ने कभी मना नहीं किया था तो हम इस बात को अपना हक समझते थे कि अनिल जो भी कमा कर लाता था उस पर हम दोनों बहनों का भी उतना ही हक बनता था जितना कि अनिल का। मैं जानती थी कि अनिल किन मुश्किलों से कमा कर लाता था ताकि हमारे स्कूलों की फीस के साथ साथ दूसरे खर्चे भी पूरे कर सके, मगर मुझे अच्छी तरह याद है कि हम उससे नाराज जरूर हो जाते थे अगर वो हमारी पसंद की चीज ना लेकर आता था। इसलिए हमें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि हमारा भाई सारा दिन मेहनत करता था या कैसे कमा कर लाता था। हमें तो सिर्फ अपनी खुशी से ही मतलब होता था। और मम्मी भी अनिल को हमेशा यही कहती थी कि उसको हम दोनों का ख्याल रखना है ताकि हम दोनों बहनों को बाप की कमी महसूस ना हो सके, क्योंकि वो तो बड़ा भाई था। इसलिए पापा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उस पर ही आ गई थी, जिसे वो अपना फर्ज समझते हुए निभा रहा था। हम दोनों बहनों की हर ख्वाहिश अपना फर्ज समझते हुए ही पूरा करता था। उस दिन से हमारी जिंदगी ही बदल गई थी जब अनिल की मुलाकात संजना से हुई थी। मेरा भाई बहुत ईमानदार था और ईमानदार होने के साथ साथ वो बहुत मेहनती भी था। यह आदत शायद उसको पापा की तरफ से ही मिली थी कि पापा भी अपना काम बहुत मेहनत और लगन से करते थे और अनिल की भी वही आदत थी। वो जिस काम को भी शुरू करता उस काम को बहुत मेहनत और ईमानदारी से करता। वो जिस जगह पढ़ाया करता था वहाँ पर उसके साथ एक लड़की संजना भी थी जो उसकी तरह वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाती थी और एक ही जगह नौकरी करने की वजह से उन दोनों की बातचीत शुरू हो गई थी। दोनों अक्सर फ्री वाले वक्त में एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते और बातें करते। उन दोनों की दोस्ती वक्त गुजरने के साथ साथ पसंदीदगी में बदल गई थी और इस पसंद का इजहार भी संजना ने खुद अनिल से किया था। उसको अनिल का ईमानदारी और मेहनत से काम करना बहुत अच्छा लगा था, इसलिए संजना ने तो सीधा सीधा अनिल को शादी के लिए ही पूछ लिया था। संजना के 2 भाई थे जिनका अपना बिजनेस था और उसके माँ बाप दोनों ही दुनिया से जा चुके थे। संजना अपने दोनों भाइयों की इकलौती बहन थी। वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और वक्त गुजारने के लिए ट्यूशन पढ़ाती थी, जबकि उसके भाइयों का बिजनेस तो बहुत अच्छा था। ट्यूशन पढ़ाना संजना की अपनी पसंद थी। मम्मी को संजना का रिश्ता बहुत पसंद आया था क्योंकि उसके भाइयों का बिजनेस बहुत अच्छा था। इसलिए मम्मी को लगता था कि संजना तो दहेज भी अच्छा खासा लेकर आएगी। संजना तो जानती ही थी कि हमारे घर के हालात कैसे थे। इसके बावजूद भी वो अनिल से शादी करना चाहती थी तो भला मम्मी को क्या एतराज हो सकता था। बल्कि वो तो बहुत खुश थी कि
उनको इतने अमीर घराने की लड़की मिलने वाली थी, इसलिए उन्होंने संजना के रिश्ते के लिए फौरन से हाँ कर दी थी। संजना की तो अनिल के साथ पसंद की शादी थी, इसलिए मम्मी बहुत आसानी से अपनी बात मनवा सकती थी। उन्होंने अनिल से तो इस बारे में कोई बात नहीं की थी कि वो क्या चाहती हैं, बल्कि उन्होंने अनिल से सिर्फ इतना कहा था कि वो रिश्ता पक्का करने से पहले संजना से मिलना चाहती हैं, ताकि उसको घर के हालात के बारे में बता सके। और अनिल को भला क्या इतराज हो सकता था, वो तो जानता था कि जब संजना को इस घर में आ ही जाना था तो मम्मी उससे मिलकर इसको घर के हालात के बारे में ही बताना चाहेगी, इसलिए अनिल संजना को मिलवाने के लिए घर ले आया था। वो एक खूबसूरत सी आंखों वाली लड़की थी। उसके कपड़ों से साफ अंदाजा हो रहा था कि वो एक खाते पीते घराने की लड़की थी। मम्मी और हम दोनों बहनें तो उसको देखते ही उसकी खूबसूरती से प्रभावित हो गए थे और हम तो उसको अपनी भाभी बनाने के लिए दिल से तैयार थे। मम्मी भी जानती थी कि अगर संजना हमारे घर आ जाएगी तो उनके लिए कितनी आसानी हो जाएगी। मम्मी जो सारा दिन औरतों के कपड़े सिलाई कर करके गुजारा करती थी, उनको लगता था कि अब उनकी इस पुरानी सिलाई मशीन से जान छूट जाएगी और उनको घर के पूरे खर्चे करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने संजना को साफ साफ कह दिया था कि अगर वो अनिल के साथ शादी करना चाहती है तो उसको मम्मी की कुछ शर्तें माननी होंगी। वो बेचारी भी शायद सच में अनिल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो मम्मी की सारी बातें मानने के लिए तैयार हो गई थी। मम्मी ने संजना से बहुत ज्यादा फरमाइश की थी। उन्होंने तो संजना के हाथ में एक लंबी सी लिस्ट थमा दी थी, जिसमें घर का फर्नीचर, मशीनरी के अलावा और भी बहुत सी जरूरत की चीजें थी। संजना ने बगैर कुछ कहे मम्मी के हाथ से वो लिस्ट पकड़ ली थी और खुशी खुशी चली गई थी। उसके जाते ही मम्मी ने हम दोनों बहनों को खुशी से गले लगाया और कहने लगी, संजना तो एक लॉटरी है, देखना जब वो हमारे घर आ जाएगी तो हमारे घर के तो हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। हम दोनों भी मम्मी की बातें सुनकर खुश हो गई थी, क्योंकि हमने भी बहुत मुश्किल वक्त देखा था। हर चीज को संभल संभल कर इस्तेमाल किया था, क्योंकि घर के हालात ऐसे नहीं थे कि हम अपने शौक पूरे कर सकते हैं। जबकि संजना के आने के बाद हम अपने सारे शौक बहुत आसानी से पूरे कर सकती थी, क्योंकि मम्मी ने संजना को जो लिस्ट बनाकर दी थी उसमें वो सारी चीजें मौजूद थी जिनकी हम लोगों को जरूरत थी। संजना और अनिल की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी और उनकी शादी का सारा खर्चा भी संजना के भाइयों ने ही उठाया था, क्योंकि हमारे घर के हालात तो ऐसे नहीं थे कि हम शादी पर इतने पैसे लगा सकते हैं। अगर अनिल अपने सारे पैसे इस शादी पर ही लगा देता तो हम दोनों बहनों की जरूरतें कहाँ से पूरी होती। इसलिए शादी के तमाम खर्चे संजना के दोनों भाइयों ने पूरे किए थे। अनिल ने तो संजना के दोनों भाइयों को बहुत मना किया था कि वो इतना खर्चा ना करें, मगर मम्मी हर मौके पर अनिल को चुप करवा देती और कहती कि आखिर वो इनकी इकलौती बहन है, अगर वो अपनी बहन के अरमान पूरे नहीं करेंगे तो फिर किसके करेंगे। इस वजह से संजना के भाइयों को कोई इतराज नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने संजना को दुनिया की हर जरूरत की चीजें देकर हमारे घर भेजा था। जब संजना का सामान हमारे घर आया तो हमारी आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। हमारे घर में तो इतनी जगह भी नहीं थी जितना सामान वो अपने साथ दहेज में ले आई थी। हमारा तो घर ही छोटा सा था, जिसमें भाभी का लाया हुआ सारा दहेज पूरा नहीं आ सकता था। मम्मी ने भाभी की कुछ चीजें स्टोर में रख दी थी ताकि जरूरत पड़ने पर उनको इस्तेमाल किया जा सके। भाभी ने भी मम्मी को कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो भी जानती थी कि हमारा घर उनकी चीजों के लिए बहुत छोटा था। खुद तो एक बहुत बड़े घर से आई थी, लेकिन अनिल की मोहब्बत में वो हमारे छोटे से घर में रहने के लिए तैयार हो गई थी। मैं और निशा भाभी की चीजों को बहुत ललक से देखते थे। संजना के आने के बाद हमारे घर के हालात एकदम से बदलने लगे थे। हमारा घर तो छोटा सा था और गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता था, इसलिए हम अपने सारे काम खुद ही करते थे। जब से संजना आई थी मम्मी ने उसको भी मेरे और निशा के साथ कामों में लगा दिया था। वो बेचारी सुबह उठकर हमारे साथ सारे घर की सफाई करती और उसके बाद किचन में खड़े होकर खाना बनाती। उसने कभी भी मम्मी को किसी बात से इनकार नहीं किया था, बल्कि वो तो उस घर को अपना ही घर समझने लगी थी। मगर मम्मी से अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ था, इसलिए मम्मी ने ज्यादा काम संजना के कंधों पर डाल दिया था और हम दोनों बहनें अपनी उस भाभी पर राज करने लगी, जिसको भी ब्याह कर आए हैं कुछ ही महीने गुजरे थे। हम कभी कभार उसकी काम में मदद कर दिया करते, वरना ज्यादातर घर के काम संजना ही संभालती थी। वो तो जैसे काम करके खुश रहती थी। अनिल ने भी कभी हम दोनों बहनों को या मम्मी को कुछ नहीं कहा था कि हम उसकी बीवी से ज्यादा काम क्यों करवाते हैं। जब संजना कोई मसला नहीं था तो अनिल का बोलना बनता भी नहीं था। शुरुआत में तो हम संजना के घर के कामों में मदद कर ही दिया करते थे, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हम लोगों ने सारे घर का काम उसके हवाले कर दिया और खुद अपने कामों में लग गए। हम दोनों बहनों को तो शुरू से ही बनने संवरने का बहुत शौक था, जो एक तरह से संजना के आने से पूरा भी हो रहा था। हमारे घर का सबसे बड़ा कमरा अनिल और संजना का ही था, क्योंकि संजना का सामान घर के दूसरे छोटे कमरों में पूरा नहीं आ सकता था। इसलिए मम्मी ने घर का सबसे बड़ा कमरा उसके हवाले कर दिया था। हमारे कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। हम कॉलेज से वापस आते तो संजना हमारे लिए खाना बनाती। खाना खाने के बाद हम संजना के
के कमरे में ही सोने के लिए चले जाते, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ उसी कमरे में ही एसी लगा हुआ था और हम बहनें बाहर गर्मी में थक कर आती तो नींद से बुरा हाल होता, इसलिए हम संजना के कमरे में ही सो जाते, जबकि संजना किचन में खड़ी शाम के खाने की तैयारी करती। एक दिन मम्मी ने संजना को अपने पास बुलाया और कहने लगी कि बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि अनामिका और निशा तुम्हारे कमरे में घुसी रहती हैं। असल में गर्मी बहुत होती है ना, और उन्होंने पढ़ाई भी करनी होती है, इसलिए वो तुम्हारे कमरे में सो जाती हैं। मम्मी की बात सुनकर संजना कहने लगी कि कोई बात नहीं, वो दोनों भी तो मेरी बहनें ही हैं। अगर वो कुछ देर मेरे कमरे में आराम कर लेती हैं तो मुझे भला क्या एतराज होगा। तब मम्मी कहने लगी कि तुम्हें भले एतराज ना हो, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो तो तुम्हारा और अनिल का कमरा है, जबकि अनामिका और निशा तुम्हारे कमरे में घुसी रहती हैं। तुम ऐसा करो कि उन दोनों के कमरे में भी एक एसी लगवा दो, ताकि वो तुम्हारा कमरा तुम्हारे ही हवाले कर दें। संजना को मम्मी की बात सुनकर कोई एतराज नहीं हुआ था, बल्कि वो तो हमारी इस फरमाइश पर खुशी खुशी मान गई थी और अगले ही दिन उसने अपने भाइयों से कहकर हमारे कमरे में भी एक एसी लगवा दिया था। फिर तो हम सारा दिन अपने कमरे में ही रहते थे। कॉलेज से वापस आते ही हम तो खाना लेकर सीधा अपने कमरे में ही आ जाते और खाना खाने के बाद हमारे जूठे बर्तन भी संजना आकर खुद हमारे कमरे से उठाती। कभी कभार तो हमें ऐसा लगता था जैसे हमें मुफ्त में एक नौकरानी मिल गई थी, जो हमारे घर का सारा काम करने के साथ साथ हमारी जरूरतें और फरमाइशें भी पूरी किया करती थी। शुरुआत तो सिर्फ एक एसी से हुई थी, उसके बाद हमें संजना की जो चीज भी पसंद आती वो उससे ले लेते और वो भी अपनी हर चीज खुशी खुशी हमें दे दिया करती। उसने कभी भी हमें कोई चीज लेने से मना नहीं किया था। हम हर आए दिन उसकी महंगी महंगी चीजें लेने लगे। उसने कभी भी कोई बात अनिल को भी नहीं बताई थी और ना ही अनिल ने हमें कुछ कहा था, क्योंकि वो तो शुरू से ही हम दोनों बहनों की हर बात, हर ख्वाहिश और हर जरूरत को पूरी करता आया था। फिर भला उसको क्या एतराज हो सकता था कि अब उसकी बीवी भी हमारा वैसे ही ख्याल रखती थी जैसे कि वो खुद रखता था। हमें जिस भी चीज की जरूरत होती, हम बजाय अनिल के पास जाने के संजना के पास चले जाते और उससे फरमाइश करते कि वो हमें वो चीज दिला दे। वो बेचारी सारा दिन काम कर करके थक जाती, इसके बावजूद उसने कभी भी हमें किसी बात से इनकार नहीं किया था, बल्कि वो अपनी पूरी कोशिश करती कि हम दोनों बहनों और मम्मी को खुश रख सके। मगर हमारा दिल भरता ही नहीं था, क्योंकि हमें नजर आता था कि उसके भाइयों के पास बेशुमार दौलत थी, जिसका कुछ हिस्सा वो अपनी बहन को दे देते थे। अगर उस दौलत में से वो कुछ पैसे हम पर खर्च कर देती तो भला इसमें क्या बुरा था। आखिर वो हमारे घर का एक पार्ट थी, उसके पैसे पर हमारा भी तो हक बनता था। हमने उसको अपना एक जीता जागता भाई दिया था, जिसके बदले में वो हमें चंद पैसे तो दे ही सकती थी ना, जिनसे हम अपनी छोटी छोटी जरूरियात और ख्वाहिश पूरी कर सकते थे। अनिल की पढ़ाई पूरी हो गई तो एक दिन मम्मी ने संजना को अपने पास बुलाया और कहने लगी कि अब अनिल की पढ़ाई पूरी हो गई है तो वो चाहती हैं कि संजना अपने भाइयों से अनिल के बारे में बात करे, ताकि वो अपने बिजनेस में अनिल को भी शामिल करें। आखिर अनिल उनका इकलौता बहनोई था और वो अपने इकलौते बहनोई की मदद ना करते तो फिर किसकी करते। मम्मी जानती थी कि अनिल को कहीं भी कोई अच्छी नौकरी मिल सकती थी, मगर वहाँ से उसको इतनी तनख्वाह तो नहीं मिल सकती थी जिस पर हम दोनों बहनें और मम्मी अय्यासी कर सकते हैं। इसलिए मम्मी ने बजाय अनिल को किसी नौकरी पर लगाने के सीधा सीधा संजना से यही बात कही थी, वो अपने भाइयों से अनिल की नौकरी के बारे में बात करे, बल्कि वो दोनों उसको अपने साथ ही अपने बिजनेस में शामिल कर लें। पहले तो संजना मम्मी के सामने हिचकिचाई, शायद उसको अपने भाइयों से बात करते हुए कुछ अजीब सा लग रहा था, मगर वो मम्मी को इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने मम्मी के सामने हामी भर ली थी कि वो अपने भाइयों से अनिल के बारे में जरूर बात करेगी। मम्मी ने संजना से बात करने के कुछ दिन बाद संजना को अपने पास बुलाया और दोबारा पूछने लगी कि क्या उसने अनिल के बारे में अपने भाइयों से बात की थी। पहले तो संजना ने नजरें चुरा ली और फिर कहने लगी कि उसको मौका ही नहीं मिला था कि वो अपने भाइयों से बात कर सके। तब मम्मी संजना पर गुस्सा होने लगी और उसको डांटने लगी कि अनिल उसका ही पति था, क्या उसके पास अपने पति के लिए बात करने का वक्त ही नहीं था? क्या उसको अपने पति का जरा एहसास नहीं था, जो सारा दिन बाहर गर्मी में मेहनत करके आता था? क्या वो नहीं चाहती थी कि उसका पति भी किसी अच्छी जगह पर नौकरी कर ले? मम्मी ने संजना को बहुत सी बातें सुनाई थी। संजना की आंखों में आंसू आ गए थे, मगर वो मम्मी के सामने कुछ भी नहीं बोली थी। जब मम्मी उसको कुछ ज्यादा ही बातें सुनाने लगी, तब संजना कहने लगी कि वो अनिल के लिए अपने भाइयों से बात जरूर करेगी, और मम्मी ने भी संजना को सख्ती से चेतावनी दी थी कि अपने भाइयों से बात ही ना करे, बल्कि इस बात को पक्का करे और अपने भाइयों को राजी करे कि वो अनिल को भी अपने साथ बिजनेस में शामिल कर लें। संजना मम्मी की बात सुनकर अपने कमरे में चली गई। मुझे महसूस हुआ था कि संजना की आंखों में आंसू जगमगा रहे थे। मैं हैरान थी कि आखिर ऐसी भी क्या बात थी जो वो इस तरह से रोने लग गई थी। आखिर मम्मी ने उससे अनिल की नौकरी के बारे में ही तो बात की थी, जो कोई ऐसी बात तो नहीं थी जिसको सुनकर संजना रोने ही लग जाती। बल्कि अगर अनिल हमारा भाई था तो उसका पति भी तो था,
उसको भी तो अपने पति के बारे में सोचना ही चाहिए था। आखिर वो क्यों नहीं चाहती थी कि अनिल उसके भाइयों के साथ बिजनेस करे। मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। मम्मी संजना को याद करवाती रहती थी कि वो अनिल के बारे में अपने भाइयों से बात करे। जब काफी अरसा गुजर जाने के बाद भी संजना ने अपने भाइयों से बात ना की तो तब मम्मी ने संजना को सख्त लफ्जों में यह कह दिया कि अगर उसके भाई अनिल को अपने साथ बिजनेस में शामिल नहीं करेंगे तो मम्मी संजना को अनिल की जिंदगी से निकाल देगी। आखिर वो उनका बेटा था, वो भले अपनी मम्मी की बात क्यों न मानता। मम्मी की बात सुनकर संजना रोने लगी और कहने लगी कि वह ऐसा हरगिज न करें। वो अब की बार जरूर अपने भाइयों से अनिल के बारे में बात करेंगी। मम्मी समझ गई थी कि उनकी धमकी का असर हो गया था। अब तो संजना को अपने भाइयों से बात करनी ही पड़ेगी और ऐसा ही हुआ था। कुछ ही दिनों के बाद आकर संजना ने मम्मी को यह खबर दे दी कि उसके भाइयों ने अनिल को अपने साथ बिजनेस में शामिल कर लिया था और अब वह संजना के भाइयों के साथ ही उनके बड़े से दफ्तर में काम करने लगा था। जब से अनिल संजना के भाइयों के साथ बिजनेस करने लगा था, हमारे घर के हालात बहुत तेजी से बदलने लगे थे, क्योंकि अनिल की तनख्वाह बहुत ही ज्यादा थी। पहली तनख्वाह से उसने एक गाड़ी ले ली थी, मगर अब मसला यह था कि हम गाड़ी को कहाँ रख दें, क्योंकि हमारा तो घर ही बहुत छोटा सा था। इसलिए अनिल ने किस्तों पर एक बड़ा घर खरीद लिया और जिस घर में हम रहते थे उस घर को भी बेच दिया, ताकि नए घर की किस्त जल्द से जल्द पूरी करके हम उस घर से नए घर में जा सकते हैं, जहाँ पर हम अपनी गाड़ी को रख सकते हैं। लेकिन मैंने महसूस किया था कि जब से अनिल ने संजना के भाइयों के साथ बिजनेस करना शुरू किया था, वो चुप चुप रहने लगी थी। वो बोलती तो वैसे भी कम ही थी, मगर जब से अनिल नौकरी पर लगा हुआ था वो कुछ ज्यादा ही खामोश हो गई थी। मगर हम इस बात से क्या मतलब थी, हम तो खुश थे कि हमारा भाई की इतनी अच्छी नौकरी लग गई थी और संजना के भाई जब भी हमारे घर आते वो भी बहुत अच्छे तरीके से हम सबसे मिलते हैं। हमें तो कुछ भी बुरा नहीं लगता था, मगर संजना ना जाने क्यों अपने भाइयों से कतराती थी। हमें उसका अपने ही भाइयों के साथ इस तरह कतरा कर मिलना बहुत अजीब लगा था, मगर हमने कभी भी संजना से नहीं पूछा था कि आखिर वो ऐसा क्यों करती थी। संजना के भाई जब भी हमारे घर आते तो वो अपनी बहन के लिए बहुत महंगे महंगे तोहफे लेकर आते, जिन पर हमारी नजर रहती और हम यही चाहते थे कि काश वो चीज हमें मिल जाए। संजना हमारी नजरों का मतलब बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए जब भी हम उसकी किसी चीज की तरफ देखते तो वो हमें खुद ही दे देती। मम्मी एक बार फिर से संजना के साथ बहुत अच्छी रहने लगी, क्योंकि संजना ने हम दोनों बहनों की सारी जरूरतें पूरी की थी और अपने भाइयों के साथ अनिल को नौकरी पर लगाया था, जहाँ पर उसको एक बहुत बड़ी तनख्वाह के साथ साथ हर महीने बोनस भी मिला करता था। एक दिन अनिल मम्मी के पास आया और कहने लगा कि वो संजना के भाइयों के साथ काम नहीं करेगा, बल्कि अपना ही कोई छोटा सा काम शुरू कर लेगा या किसी और कंपनी में नौकरी कर लेगा। मम्मी तो उसकी बात सुनकर एकदम गुस्से से खड़ी हो गई थी और कहने लगी थी कि आखिर उसको संजना के भाइयों के साथ बिजनेस करने में क्या मसला था। मगर अनिल ने मम्मी को टाल मटोल कर दी और कहने लगा कि उसको अच्छा नहीं लगता कि वो अपनी बीवी के ही भाइयों के साथ बिजनेस करे, बल्कि वो अपना काम शुरू करना चाहता है। तब मम्मी को समझ आ गई कि अनिल उनके साथ जो बातें कर रहा है वो सब संजना की ही कही हुई होगी। इसलिए मम्मी ने संजना को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगी कि आखिर वो ऐसा क्यों नहीं चाहती कि उसका पति उसके भाइयों के साथ काम करे। मगर संजना खामोश खड़ी रही, वो मम्मी के सामने कुछ भी नहीं बोल रही थी और अनिल बार बार एक ही रट लगाया जा रहा था कि वो संजना के भाइयों के साथ काम नहीं करना चाहता था। मम्मी भला ये कैसे गवारा कर सकती थी कि घर में जो दौलत और इतनी चीजें आ रही हैं, वो अचानक उन सबसे इस तरह से हाथ धो बैठती। इसलिए उन्होंने अनिल को साफ साफ मना कर दिया था कि वो संजना के भाइयों के साथ ही बिजनेस करेगा। अगर वो संजना के भाइयों के साथ काम नहीं करना चाहता तो वो अपनी बीवी को लेकर कहीं और चला जाए। और अनिल ऐसा हरगिज नहीं चाहता था कि वो अपनी दोनों बहनों और बूढ़ी मम्मी को छोड़कर अपनी बीवी को हमारे घर से ले जाए, क्योंकि वो भी जानता था कि हम तीनों औरतों का उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। इसलिए वो भी चुपचाप मम्मी की बात मान गया। लेकिन अनिल ने हम दोनों बहनों से कहा था कि हम संजना से कोई भी फरमाइश ना किया करें। अगर हमें कोई चीज चाहिए होती है तो हम अपने भाई से कहा करें। और उसने हमें इस बात से भी मना कर दिया था कि हम संजना के भाइयों की लाई हुई चीजों को इस्तेमाल भी मत किया करें। भला वो हमें ऐसा क्यों कह रहा था, जबकि हम दोनों बहनें जानती थी कि संजना के भाई उसके लिए जो चीज लेकर आते थे संजना ने उन चीजों को कभी इस्तेमाल नहीं करती थी, बल्कि वो घर के एक कोने पर पड़ी खराब होती रहती थी। तो बजाय इसके कि वो चीज खराब होती, वो चीज हम संजना से लेकर अपने इस्तेमाल में ले आते और संजना भी खुद हमें खुशी खुशी वो चीज दे दिया करती थी। तो अनिल हमें क्यों मना कर रहा था कि हम वो चीज इस्तेमाल ना करें। हम अनिल की बातों पर बहुत हैरान होते थे और तब हमें पहली बार लगने लगा था कि हमारा भाई बदल गया था, क्योंकि वो तो हमारा वो वाला भाई रहा ही नहीं था जो हमारी हर बात हर जरूरत का ख्याल रखता था। और अब वो हमें मना कर रहा था कि हम उसकी बीवी की चीजों को इस्तेमाल मत किया करें। पहले तो उसको कभी कोई एतराज नहीं हुआ था, मगर फिर उसने अचानक से हमें संजना के भाइयों की लाई हुई चीज इस्तेमाल करने से क्यों मना कर दिया था। यह सवाल हमेशा हमारे दिमाग में खटकता था। संजना के दोनों भाई अच्छे खासे खूबसूरत थे, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने शादी नहीं की थी। यह सवाल न जाने मम्मी के दिमाग में कहां से आ गया था।
तब एक दिन संजना को बताए बगैर मम्मी ने उसके दोनों भाइयों को घर में बुलाया। वो दोनों तो मम्मी से हमेशा बहुत खुशी से मिला करते थे और मम्मी की बहुत इज्जत करते थे। मम्मी भी उन दोनों से संजना से बढ़कर प्यार करती थी, क्योंकि मम्मी जानती थी कि हमारे घर में जो भी दौलत आ रही थी वो उन दोनों की वजह से ही तो आ रही थी। इसलिए मम्मी ने संजना के दोनों भाइयों से सवाल पूछ लिया कि आखिर उन दोनों ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। वो दोनों मम्मी की बात पर थोड़ा सा शर्मा गए और कहने लगे कि अभी तक उनको ऐसी कोई लड़की ही नहीं मिली जिससे वो शादी करके अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सके। तब मम्मी ने उन दोनों लड़कों की नजर मेरे और निशा की तरफ करवाई और कहने लगी कि मैं भी अपनी दोनों बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ और तुम दोनों से ज्यादा देखा भला और कौन होगा। तुम लोग तो जानते ही हो कि हमने संजना को खुश रखा हुआ है, अनिल उसका कितना ख्याल रखता है। अगर मैं तुम दोनों को अपना दामाद बनाना चाहूँ तो क्या तुम दोनों को कोई इतराज होगा। मम्मी की बात सुनकर मेरे और निशा के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि हम तो संजना के दोनों भाइयों को बहुत पसंद करती थी। उनका रहन सहन, उनका घर, हर चीज हम दोनों बहनों को संजना के दोनों भाइयों का लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद था। हम तो उनके घर को अपना घर बनाना चाहते थे और मम्मी ने हमारे दिल की बात कह दी थी। संजना के दोनों भाई मम्मी की बात सुनकर मुस्कुरा दिए थे और कहने लगे थे कि वो शादी करना तो चाहते हैं, मगर यह नहीं जानते थे कि रिश्ता उनके आसपास ही मौजूद है। इसके बावजूद भी उन्होंने मम्मी से कुछ वक्त मांग लिया था। मम्मी को भला क्या एतराज हो सकता था। मम्मी ने खुशी खुशी उनके सिर पर प्यार दिया और कहने लगी कि तुम दोनों जो भी फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। जब संजना को इस बारे में पता हुआ कि मम्मी हम दोनों का रिश्ता कर रही हैं, तो उसने भी सबसे पहले अपने भाइयों का रिश्ता सामने कर दिया। मम्मी संजना की बात सुनकर कहने लगी कि तुम्हें पहले ख्याल नहीं आया था। तुम भी तो जानती थी कि मैं कितने अरसे से अपनी बेटियों के रिश्ते की तलाश में थी, जबकि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मम्मी ने उस दिन से पहले हमारे रिश्ते की कभी कोई बात नहीं की थी। वो तो शायद संजना को नीचा दिखाना चाहती थी और उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। जब संजना ने मेरे और निशा के लिए अपने भाई सोहन और मोहन का रिश्ता सामने किया तो मम्मी संजना को बातें सुनाने लग गयी और कहने लगी कि तुम्हारे बात करने से पहले ही मैं तुम्हारे दोनों भाइयों से अपनी बेटियों के बारे में बात कर चुकी हूँ और मैं जानती हूँ कि उन दोनों को मेरी बेटियों के साथ शादी करने पर कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी बेटियों की बहुत अच्छी परवरिश की है। संजना की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। वो न जाने क्या कहना चाहती थी, मगर मम्मी ने उसकी बात सुनने से पहले ही उसको बता दिया था कि मम्मी हम दोनों का रिश्ता उसके भाइयों के साथ तय कर चुकी थी। संजना के जो भी कपड़े, जूते और महंगी चीजें थी वो सब हम इस्तेमाल करने लगे। अनिल ने मम्मी से कहा था कि वो मेरा और निशा का रिश्ता जहाँ कर रही है सोच समझ कर करें, मगर मम्मी ने अनिल को कह दिया था कि अगर मेरी और निशा की शादी होगी तो मोहन और सोहन के साथ ही होगी। इस बात पर मम्मी और अनिल की बहुत बहस भी हुई थी। मम्मी तो अनिल से बहुत समय तक नाराज भी रही थी। मैं जानती थी कि अनिल उनको ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहने दे सकता था, इसलिए उनको अनिल के चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मम्मी ने अनिल के नाराजगी के बावजूद भी हमारा रिश्ता तय कर दिया था। मैं भी बहुत खुश थी कि मैं इतने बड़े घर में जाने वाली थी। मैं सोचने लगी थी कि उस घर में वो तमाम चीजें मौजूद होगी जो सिर्फ मेरी ही मलकियत होगी, मगर उस वक्त हम नहीं जानते थे कि मम्मी का और मेरा फैसला कितना गलत साबित होने वाला था। ना ही मुझे मालूम था कि अनिल हमें मोहन और सोहन के साथ रिश्ता करने से बार बार मना क्यों कर रहा था। मेरा तो जहन में सिर्फ एक ही बात सवार थी कि मैं इस छोटे से घर से निकलकर एक बड़े घर में विदा होकर चली जाऊंगी, जहाँ पर मैं शहजादी जैसी जिंदगी गुजारूंगी। इसलिए उन दिनों मेरा नखरा तो आसमान को छूने लगा था। काम तो मैं पहले भी कोई नहीं करती थी, मगर जब से मेरा रिश्ता हुआ था मैंने तो किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया था। मम्मी संजना को ही डांटती रहती थी कि वो हम दोनों से कोई काम ना करवाया करे। हम इस घर में चंद दिनों की तो मेहमान रह गई हैं। संजना बेचारी क्या कहती, वो तो पहले भी सारे घर का काम अकेले ही करती थी, और जब मम्मी ने उसको कह दिया कि वो हम बहनों से कोई काम ना करवाए तो वो तो हमें पानी का गिलास तक बिस्तर पर ही लाकर देने लगी थी। मैं तो सारा दिन खुली आंखों के साथ न जाने कौन से ख्वाब देखती रहती। ऐसा ही हाल कुछ निशा का भी था, लेकिन जैसे जैसे हमारी शादी के दिन करीब आ रहे थे संजना का रवैया भी अजीब होता जा रहा था। हमें तो बस अपनी खुशी प्यारी थी। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि संजना क्यों इतना खामोश रहने लगी थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब मैं और निशा विदा होकर इतने बड़े बंगले में आ गई थी, जिसके हम काफी अरसे से सिर्फ ख्वाब ही देखती आई थी। मैं बहुत खुश थी। मैं तो उस दिन खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी, लेकिन सोहन ने कमरे में आते ही मुझे बाजू से पकड़ा और ले जाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर मुझे कहीं ले जाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो मुझे कहाँ ले जा रहा था। वो तो हमारी शादी की पहली रात थी और वो जिस तरह से मुझे अपने साथ ले जा रहा था मुझे उससे खौफ आने लगा था। तभी उसने अपनी गाड़ी एक खाना बदोशों के इलाके में रोकी और मुझे एक झुग्गी में ले गया और ये भिखारन वाले कपड़े मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगा कि आज से ये झुग्गी ही तुम्हारा घर है, तुम यहीं पर रहोगी और ये कपड़े पहनकर हर रोज भीख मांगने के लिए पूरे शहर में फिरोगी। मुझे उसकी बातों की समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा था। तभी सोहन मुझे कहने लगा कि यही हमारा
बिजनेस है। हम लड़कियां लाकर ऊपर भेज देते हैं उन लोगों को जो ये खाना बदोशों का काम करते हैं, और यही हमारी कमाई का जरिया है। और जो ऑफिस है जहाँ पर तुम्हारा भाई काम करता है, वहाँ पर हम सिर्फ उन पैसों का हिसाब किताब करते हैं जो ये खाना बदोश भीख के जरिए इकट्ठे करते हैं। आज से तुम भी यही काम करोगी और जो भी पैसे इकट्ठे करके लाओगी मैं आकर तुमसे खुद ही ले जाया करूँगा। और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगे और बाजू तोड़कर तुम्हें सड़क के बीचों बीच बिठा दूंगा। इससे तो तुम्हारी कमाई भी बढ़ जाएगा और तुम्हें यहाँ से भागकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं हर हफ्ते आकर तुमसे खुद ही पैसे ले लिया करूँगा। यह कहकर वो झुग्गी से चला गया था। मैंने उस झुग्गी से भागने की कोशिश की तो दो आदमियों ने मुझे गन पॉइंट पर वापस झुग्गी के अंदर भेज दिया। वो शायद सोहन के ही आदमी थे जो मुझ पर नजर रखे हुए थे। जैसे वो जानता था कि मैं भागने की कोशिश करूंगी, इसलिए उसने दो पहरेदार मेरे ऊपर तैनात कर दिए थे। मैंने वो भिखारन वाले कपड़े पहन लिए थे और अब वो सारी कहानी मेरी आंखों के सामने आ रही थी कि संजना आखिर क्यों नहीं चाहती थी कि मैं उसके भाइयों के साथ शादी कर लूं। और सोहन ने मुझे खुद ही बताया था कि संजना इस बारे में सब कुछ जानती थी। जब हमने उसको भीख मांगने के लिए मजबूर किया तो वो अपने लिए काम तलाश करके अपना ही कमाने लगी। लेकिन जब उसने अनिल का नाम लिया कि वो अनिल के साथ शादी करना चाहती है, हमारी नजर तो तुम पर तब से ही थी क्योंकि हमें दो नई भिखारन मिलने वाली थी। इसलिए हमने खुशी खुशी उस पर अपने पैसे खर्च किए ताकि वो कल को हमें दो नई मांगने वाली लाकर दे दे। लेकिन वो हमारे प्लान को जान चुकी थी तो हमने उसको भी धमकी दी थी कि अगर उसने तुम लोगों को हमारे बारे में कुछ भी बताया तो हम अनिल को मार देंगे। वो बेचारी क्या करती, अनिल तो उसका पति था, इसलिए उसको हमारी बात ही माननी पड़ी थी। मुझे इस झुग्गी में रहते हुए 1 साल हो गया है। मैं जब भी भागने की कोशिश करती हूँ तो वो दो आदमी मुझे जबरदस्ती इस झुग्गी में बांध देते हैं। मैं कई दिन तक इस झुग्गी में कैद रहती हूँ। मैं जान चुकी हूँ कि मेरा झुग्गी से भागना नामुमकिन है, इसलिए अब जैसा मुझे सोहन कहता है मैं वैसा ही करती हूँ क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती। काश हम संजना के साथ वो जुल्म न करते जो हम करते रहे थे, न ही हम उसकी चीजों पर कब्जा करते तो आज मुझे यह दिन न देखना पड़ता। मुझे कोई खबर नहीं है कि निशा का क्या हाल है। हो सकता है वो भी मेरी तरह किसी झुग्गी में कैद हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।